दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है। पेट भरने के लिए इंसान सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। कभी कभी तो इंसान वो सब कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वक्त, हालात और किस्मत के आगे मजबूर हो जाता है। मेरा नाम सोनिया है। मेरा रिश्ता भी एक ऐसे ही गरीब घर से है, जहाँ एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। हम सब 5 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूर थे, सामान ढोने का काम करते थे और मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही कमा सकते थे कि वो हमें एक वक्त की रोटी ही पेट भरकर खिला सके। मैं 18 साल की हुई तो मैं भी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मालकिन की बेटी भी मेरी ही उम्र की थी और वो हर समय मोबाइल पर लगी रहती थी। मैं सफाई करने के बाद उस लड़की के कमरे में बैठी रहती। वो अपने माँ बाप की एक अकेली ही बेटी थी, इसीलिए मुझसे बातें करने लगती। मुझे मोबाइल की वीडियो दिखाती थी, कभी फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाती तो कभी इंस्टाग्राम। तो मैं उससे कहती कि दीदी, मैं ये सीखकर क्या करूँगी? मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं है और ना ही कभी मेरे माता पिता मुझे मोबाइल दिलवा सकते हैं। तो वो मेरी बात पर कहती, जब मैं नया मोबाइल लूँगी ना तो तुम्हें अपना पुराना मोबाइल दे दूँगी, फिर तुम इसे अपने पास रख लेना। वो अपने पुराने कपड़े और जूते और अपना बाकी का सामान जो अब उसके इस्तेमाल का नहीं रहता, वो भी मुझे दे देती थी, जो देखने में ज़्यादा पुराना नहीं लगता था। वो बहुत अमीर थे, शायद इसीलिए उनकी बेटी एक भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर बाहर से खाना मंगवाती और अपने साथ मुझे भी खिलाती। उस लड़की का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं लगती थी। वो फेसबुक पर हमेशा लड़कों से ही बात करती थी। मुझे भी उन लड़कों की तस्वीरें दिखाती थी। वो नौजवान बेहद खूबसूरत और स्मार्ट से होते थे। एक बार की बात है, उसने एक अरबी नौजवान की तस्वीर मुझे दिखाई और दिखाकर कहने लगी, ये मेरे दूर के भाई का दोस्त है। ये सऊदी का एक अमीर व्यक्ति है। इसका सऊदी में आलीशान बंगला है, जहां ये नौकरी करने वाली लड़कियों को 12 लाख रुपए देता है। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। मेरी मालिक की बेटी तो बहुत अमीर थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, और मैं गरीब थी, लेकिन मैं बेइंतहा हसीन और खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, लंबे बाल और ब्राउन आंखें देखकर लोग मुझे भी अरबी या टर्की की लड़की समझते थे। बस मेरे गरीब कपड़े मुझे मेरी औकात याद दिला जाते थे। उस मालकिन की बेटी का नाम मानसी था। एक बार जैसे ही मैं माँ के साथ काम करने के लिए उसके घर पहुँची, तो वो शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं मालकिन के घर की सफाई करती थी और बाकी का सारा काम मेरी माँ ही करती थी। लेकिन उस दिन तो मानसी ने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया। मुझे अपने साथ ऊपर अपने कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा भी था कि मुझे पहले सफाई करने दो, फिर हम बातें कर लेंगे, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने अपनी अलमारी खोली और अपना जोड़ा मुझे दे दिया और कहने लगी, इसे जल्दी से पहन कर आओ। मैं हैरान थी कि वो मुझे अपने कपड़े क्यों दे रही है। मैंने तो आज तक हमेशा से उसकी उतरन ही पहनी थी। आज तक कभी नया कपड़ा बदन पर नहीं गया, इसलिए मुझे कुछ हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, मानसी दीदी, मैं कैसे आपके नए कपड़े पहन सकती हूँ? मैं बेहद नर्वस थी और मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे थे, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार मैं कोई नया कपड़ा पहनने जा रही थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। इसीलिए वो कपड़े पहनकर मैं बाहर आ गई। उसने मेरे सुनहरी बाल खोले और मेरे बालों पर ब्रश करने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मानसी ने मेरा मेकअप भी कर दिया था। फिर वो मेरी तस्वीरें खींचने लगी। मुझे उसकी ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी। वो मेरी तस्वीरें अपने मोबाइल पर क्यों ले रही थी? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें अपने हुस्न की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैं जानती थी कि मैं बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हूँ, पर इसका क्या मतलब था? लेकिन हम गरीबों का हुस्न कब हमारी किस्मत बदलता है। मानसी दिखने में बेहद खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जितना उसके पास पैसा था
उससे तो कोई भी आदमी शादी के लिए तैयार हो जाता। कुछ देर तक वो अपने मोबाइल पर ही लगी रही, मोबाइल को ही चलाती रही और मुस्कुराती रही। एक अजीब सी चमक थी उसकी आंखों में, जैसे वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो। फिर उसने अपना मोबाइल मेरी तरफ कर दिया और कहने लगी, ये देखो तुम्हारी तस्वीरों पर थोड़ी ही देर में कितने ज़्यादा लाइक और कमेंट आ गए हैं। मैंने देखा तो मेरी तस्वीरें फेसबुक की पोस्ट पर लगी हुई थी, लेकिन उस समय मुझे ये मालूम नहीं था कि फेसबुक पर अपनी तस्वीरें डालना बुरी बात है। वो मुझे कहने लगी कि एक अरबी है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने एक ओल्ड एज होम खोल रखा है। उसे वहाँ सेवा के लिए एक लड़की चाहिए जिसे वो एक महीने में इंडियन करेंसी के हिसाब से 12 लाख रुपए देगा और वीज़ा टिकट भी खुद देगा। लेकिन उसे लड़की खूबसूरत ही चाहिए और उसे तुम पसंद आ गई हो। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। महीने में 12 लाख से तो मेरे घर की हालत बहुत बेहतर हो सकती थी। इतना पैसा तो मेरे माता पिता पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकते थे। मैंने यही बात अपनी माँ को घर जाकर बताई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि एक अकेली लड़की को हम दूसरे देश कैसे भेज सकते हैं। पता नहीं वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है। मैंने अपनी माँ को कहा कि मानसी दीदी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मेरी माँ सोच में पड़ गई। मैंने कहा, माँ क्या ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा गरीबी की ज़िंदगी गुजारें? अगर मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। मानसी दीदी ने बताया है कि वहाँ पर मुझ जैसी और भी लड़कियाँ काम करती हैं और वो सबको एक महीने के 12 लाख रुपए ही देता है। जब से मैंने माँ को ये बात बताई थी, माँ परेशान सी रहती थी। पिताजी ने भी मना कर दिया था। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन के बाद ही मुझे मानसी ने अपना पुराना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया है और इसे तुम अपने पास ही रखो। फिर वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हारे घर वाले माने तो इस अरबी के पास चली जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मुझे फेसबुक इस्तेमाल करना नहीं आता था। मोबाइल पाकर मैं बहुत खुश हुई थी। मानसी ने मुझसे कहा कि उसने मेरे नाम से इस फ़ोन में मेरे लिए फेसबुक आईडी बना दी है। मैं अब घर पर भी वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और एक बार मुझे उस अरबी का मैसेज आया कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे एक ऐसी लड़की की ही तलाश है जो आपकी तरह खूबसूरत हो। मैं एक ओल्ड एज होम चलाता हूँ। वहाँ बूढ़े लोग होते हैं। अगर आप वहाँ काम करेंगी तो आपको महीने के 12 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा तो यही दिल कर रहा था कि मैं वो काम कर लूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे कि यहाँ दूसरे शहर में क्या हो जाए ये ही पता नहीं चलता। ये तो फिर भी दूसरा देश है। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। माँ बेहद परेशान हो गई थी। सिर्फ माँ के पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पिताजी का इलाज भी करवाना था, इसीलिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मैंने माँ से कहा कि मुझे सऊदी जाने दें, मैं वहाँ से आप लोगों को पैसे भेजती रहूँगी। मुझे भेजना मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मैंने उस अरबी को हाँ कर दी थी। मानसी की माँ ने मेरी माँ से कहा कि वो उस अरबी को जानती हैं, वो बहुत ही शरीफ और एक अच्छा इंसान है। उस अरबी ने मुझसे कहा कि बैंक में मैं अपना अकाउंट खुलवा लूँ और मैंने उसकी बात मानकर अपना अकाउंट खुलवा लिया। तो उस अरबी ने मेरे अकाउंट में एडवांस सैलरी के तौर पर पूरे 6 लाख रुपए यानी मेरी आधी सैलरी मेरे अकाउंट में जमा कर दी और कहने लगा बाकी की आधी सैलरी मेरे वहां पहुंचने पर मुझे मिल जाएगी। वो कहने लगा कि पैसे अपने घर वालों को दे दो, कल एक आदमी आएगा और उसे तुम अपना पहचान पत्र देना, बाकी सब कुछ वो खुद कर लेगा। मैंने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में मेरा टिकट और वीज़ा मुझे मिल गया था। मैं सऊदी अरब के एक शहर में पहुंच गई थी। मुझे वो अरबी नौजवान ही लेने आया था, लेकिन वो मुझे एक फ़्लैट में ले गया जहां 2 कमरे थे, लेकिन वो फ्लैट बिल्कुल खाली था। वहां मेरे अलावा कोई भी लड़की नहीं थी। वो मुझसे कहने लगा कि कुछ दिनों मुझे यहीं रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे ओल्ड एज होम में नौकरी लगवा देगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मुझे रात के लिए खाना देकर वापस चला गया। मैं खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन जब वो अरबी फिर से फ्लैट पर आया और खाने के बाद मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास में डालकर दी और कहने लगा कि ये यहाँ का एक किस्म का शरबत है, इसे एक एनर्जी ड्रिंक समझकर पी लो। ये शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसे पीते ही इंसान में ताकत आ जाती है। चलो पीकर बताओ कि ये कैसी है।
मैंने गिलास हाथ में पकड़ तो लिया, लेकिन एक घूंट पीते ही ये मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने नागवारी से उसे देखा। मैंने कहा, मुझे नहीं पसंद। मैंने गिलास पीछे कर दिया, लेकिन वो अरबी कहने लगा। यही तो इसकी ख़ास बात है, पहला घूंट आपको बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसे पीते जाओ मज़ा बढ़ता ही जाता है। मेरे हाथ से गिलास लेकर उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगाया और फिर बोला, चलो जल्दी से ख़त्म करो। मेरे होठों से गिलास उसने तब तक नहीं हटाया जब तक कि वो पूरा खाली न हो गया, लेकिन उस शरबत को पीते ही ताकतवर होने के बजाय मैं तो बेहोश सी होने लगी थी। मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैं खड़ी होने लगी ताकि अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं चक्कर खाकर वहीं सोफे पर गिर गई। मैं चाहकर भी होश में नहीं आ पा रही थी। बहुत ही जल्दी मैं नींद में चली गई थी, लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। न जाने मेरा वजूद क्यों मुझे थका सा लग रहा था। मैं खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल भी खुले और बिखरे हुए थे, जबकि मुझे याद है कि मैंने बालों की चोटी बनाई हुई थी। मैं कमरे में अकेली थी। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को मेरे फ्लैट पर वही अरबी मौजूद था जो शायद अब जा चुका था। न जाने मुझ पर एक अजीब सी बेचैनी सवार थी, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैंने उस बात को अपना वहम समझा। मैं चकराते सर के साथ उठी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। शायद मुझे बुखार था, इसीलिए मेरे शरीर में दर्द था। मैंने दवाई खा ली। मुझे फिर से नींद आने लगी थी। शाम को अरबी फिर से उस फ्लैट में आ गया। मैं उस वक्त तक नॉर्मल हो चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगा कि कल रात तुम्हें नींद तो सही से आई थी ना? मुझे उसका ये सवाल कुछ अजीब सा लगा। उस शरबत का तो यही फायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद आराम से सो जाता है। वही शरबत उसने दोबारा टेबल पर रख दिया। मुझे याद आने लगा कि मैं तो रात सोफे पर ही सो रही थी। मैंने जब ये बात उस अरबी से पूछी तो कहने लगा कि तुम भूल गई हो, शायद तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, याद आ जाएगा। अच्छा, अब ये खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने बात ही बदल दी थी। खाने के बाद मैंने उससे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, बस 2 दिन बाद तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर तुम देखो कैसे तुम चंद दिनों में बहुत सारे पैसे कमाती हो। उसकी इस बात पर मैं बहुत खुश हो गई थी। खाना खाते वक्त वो मुझे ही देख रहा था और कहने लगा कि तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं और तुम खूबसूरत भी बहुत हो। ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा कि यूं ही मजाक कर रहा था, तुम तो घबराने लग गईं। खाने के बाद वो शरबत फिर से मुझे उस अरबी ने दिया। मैंने कहा, मुझे ये शरबत नहीं पीना है। तो कहने लगा कि ये अलग फ्लेवर का है, इसे ट्राई करके देखो। उसने कहा, इसे बस 2 घूंट पीकर बताओ, अगर तुम्हें ये पसंद आएगी तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाया करूँगा। न जाने क्यों मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझे वो शरबत पीने पर जिद कर रहा था। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। अपना हाथ मेरे ऊपर रखकर अपनी बाहों में लेकर उसने वो शरबत मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया। उसे पीते ही मैं होश खोने लगी थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी और मेरा दिमाग भी पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो आदमी मेरे इस कदर करीब था, मैं जल्दी से पीछे हटी थी। मेरे हटने पर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। वो और मेरे साथ मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था। मेरे बाल और बिखरा हुलिया मेरी बर्बादी की कहानी सुना रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मेरे साथ ये सब कुछ कर गुजरेगा। उसकी गारंटी तो मेरी मालकिन ने दी थी, लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैं अकेली थी। मैं रोने लगी तो वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी वो शरबत कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। शायद उसमें नशा था। रात को उसे पीते ही मुझे भी तुम्हारी तरह होश नहीं रहा, इसीलिए खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया। और नशे में तुम भी मुझे अपने करीब आने का कह रही थी। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। मुझे लगा मैं किसी अंधेरी खाई में जा गिरी हूँ। ये सब क्या हो गया था? मैंने रोते हुए सर हिला दिया। मैंने कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो कहने लगा, तुम्हें याद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तो इस कदर बेफिक्र था
जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं हुई हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगा, देखो जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ। मुझे भी होश नहीं था और तुम्हें भी। ये बात शायद उसके लिए बोलना आसान थी, लेकिन मुझसे पाप हो गया था। मैं कैसे भूल सकती थी। वो मुझे रोता देखकर बाहर चला गया। 2 दिन तक वो नहीं आया। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस हो। मेरा ये हाल था कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। वो जब 2 दिन के बाद वापस आया तो मैं अभी भी रो ही रही थी, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। वो कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा हुआ था। मैं भी भूल जाता हूँ। कितना आसान था उसके लिए ये सब कुछ कहना। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी, मुझे वापस अपने देश जाना है, मुझे वापस भेजो। कहने लगा, मैंने बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है, इसीलिए भूल जाओ कि तुम वापस जा सकती हो। मैं उस वक्त बुरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुकी थी। एक अजनबी शहर था जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अगर वहाँ से चली भी जाती तो कहाँ जाती। वो मुझे बर्बाद कर चुका था और उसे इतना सा भी अफसोस नहीं था। मेरा परिवार जो दर्द से चूर था, मैं उनके हालात सुधारने के लिए यहाँ आई थी। मैं सोच चुकी थी कि नौकरी लग जाए तो दोबारा उस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगी। वो अरबी मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, मैं कल तुम्हें ओल्ड एज होम छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार हो गई और ये सोच चुकी थी कि अगर उसने मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं खुद कर लूँगी, लेकिन इसके फ्लैट में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके साथ जाना अभी मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई। वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दिखा था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ तो सिर्फ मर्द ही थे और सबके सब बूढ़े नहीं थे, हर उम्र के थे। मुझे देखकर तो जैसे सबकी आंखें चमक गई थीं। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं बुरे तरीके से फंस चुकी हूँ। वो अरबी मुझसे मेरा पासपोर्ट और मोबाइल हर चीज़ ले चुका था। मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ 2-3 और लड़कियाँ मेरी ही उम्र की थीं। उन्हें देखकर तो मुझे कुछ शांति मिली। शुक्र है कि कोई मुझ जैसी और तो हैं। वो भी सब की सब बहुत खूबसूरत और हसीन थीं। उस अरबी को देखकर वो डरकर सहम गई थी। उसने उनसे बहुत गुस्से में कहा, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। फेसबुक पर झूठ बोलकर खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उन्हें नौकरी का लालच देता था और वहाँ उस बंगले में उनसे जिस्म फरोशी का काम लेता था। वो लड़कियाँ भी अपनी गरीबी और मजबूरी के हाथों उस आदमी की बातों में आ गई थी। वो अरबी नहीं था, जानबूझकर उसने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था और उसमें हम लोग जो शॉर्टकट की खातिर ऐसे चालबाज लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। इस बंगले में अलग अलग मर्द आते और अपनी मर्जी की लड़की की सौदेबाजी करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता, कोई ग्राहक हम लड़कियों को अपने साथ भी अपने घर ले जाते और अगले दिन वहीं छोड़ जाते थे। एक बार मुझे एक ऐसा आदमी अपने साथ अपने फ्लैट में ले गया जो देखने में भारतीय लग रहा था। मैं पिछले 6 महीने से जिस्म फरोशी कर रही थी, लेकिन इस काम की आदी नहीं हो पाई थी। मैं हर बार इस पाप को करते हुए रोती थी, सामने वाले से मिन्नतें करती थी कि ऊपर वाला मुझे इस पाप से दूर रहने दे। लेकिन मेरे ज़रा से विरोध करने पर वो लोग जानवरपन पे उतर आते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। मुझे अपने पैसे कमाने के फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन मेरे पास वहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं पीछे हट गई। वो मुझे गौर से देखने लगा। मेरे कान के पास आकर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कान में ये चोट कैसे लगी। मैंने उसे रोते हुए कहा कि मुझे इस पाप से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन मुझे यहाँ ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भेजा जाता है। इसलिए जब मैं ये गंदा काम करने से मना करती हूँ तो मुझ पर जुल्म व सितम किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मेरे कान में पहने टॉप्स को खींचा जाता है। इसलिए मुझे ये चोट लग गई। पहली बार मैंने अपने लिए एक आदमी की आंखों में दर्द की लहर देखी थी। उसने सबसे पहले मेरे कानों से टॉप्स उतार कर मुझे इस तकलीफ से आज़ाद किया था। फिर मुझे ठंडे पानी का गिलास दिया और कहने लगा, ये सादा पानी है,
इसमें कोई नशीली दवाई नहीं मिली है। ये सुनकर मैं कठिन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली कि ऐसा करो, मुझे कोई नशा ही पिला दो कि मैं इस पाप को सहने की तकलीफ भूल जाऊं। मेरी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और कमरे में मुझे छोड़कर बाहर निकल गया था। फिर वो पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया था। मैं उसका इंतजार करके थक कर सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा अभी भी खाली था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि वो व्यक्ति मेरी दुगनी कीमत अदा करके मुझे अपने साथ यहाँ लाया था, तो फिर उसने मुझे अभी तक छुआ क्यों नहीं। जिस्म फरोशी के अड्डे पर आने वाले नौजवान अपने पैसे हम जैसी लड़कियों से पूरे वसूल कर ही हमारी जान छोड़ते थे। फिर ये कैसा इंसान था। मैं उठकर जब कमरे से बाहर निकली तो वो सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। सामने टेबल पर रखा ट्रे सिगरेट से भरा पड़ा था। पहले मुझे लगा कि शायद वो पूरी रात जागकर सिगरेट पीता रहा है। मुझे देख उसने सिगरेट बुझा दी थी। फिर कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। मैं तैयार हो गई, लेकिन मुझे उस वक्त पर हैरत थी कि वापस जाने से पहले उसने मुझे एक छोटे से टॉप्स दिए और कहने लगा कि इसे पहन लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम ये पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने वो टॉप्स पहन लिए। मुझे वो आदमी बहुत अलग सा लगा था। 2 दिन बाद फिर वो मेरी दुगनी कीमत देकर मुझे अपने साथ ले गया। आज भी वो मुझे मेरे कमरे में आराम करने की सलाह देकर बाहर निकल गया। मैं जितना उस आदमी पर हैरान होती कम था। मैं भी कुछ देर बाद बाहर आ गई। वो एक तस्वीर हाथ में पकड़े रो रहा था, साथ ही साथ सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास आ गई। मुझे देखकर उसने वो तस्वीर हटा ली। मैंने उससे कहा कि ये कौन है। मेरी बहन है। वो भी ऐसे ही किसी शख्स के हत्थे चढ़ गई थी। भारत से वो आदमी उससे शादी करके अपनी पत्नी बनाकर उसे यहाँ लाया था और फिर उससे जिस्म फरोशी का काम लेने लगा। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वो मर चुकी थी, इस इंतजार में कि शायद उसे कोई बचाने आ जाएगा। वो रोते हुए कहने लगा कि मुझे देर हो गई, काश मैं पहले पहुंचकर उसे बचा लेता, लेकिन उसे तो बचा नहीं पाया। इसलिए मैंने सोचा कि उस जैसी बहुत सी लड़कियों को जरूर बचाऊंगा। मैं उसे गौर से देखने लगी तो वो कहने लगा, मैंने जो टॉप्स तुम्हें दिए थे उस पर एक कैमरा लगा था। इस कैमरे की वजह से उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझ तक पहुंच गई थी। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पुलिस में है, उसने मेरी मदद की है। अब तक उस बंगले पर पुलिस का छापा भी पड़ चुका होगा। अब तुम आजाद हो। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। खुशी के मारे मैं रो रही थी। अगले ही दिन मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। वो आदमी भी अब इंडिया जा रहा था। जहाज में ही उसने मुझसे शादी के लिए मेरी मर्जी पूछी। वो एक अच्छा इंसान था। मेरे अतीत को जानते हुए भी उसने मेरे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था, इसीलिए मैंने उसे इनकार नहीं किया। इंडिया पहुंचकर मैं अपने घर जाकर अपनी माँ के गले लग गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों के बाद ही मेरी उससे शादी हो गई। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, सिर्फ उस इंसान की वजह से जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझे सहारा दिया। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, मेहनत करें, पसीना बहाएं, दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन कभी भी जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी शॉर्टकट का सहारा न लें, क्योंकि हो सकता है वो शॉर्टकट आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। और ऐसे लोगों से बचे रहें जो दूसरों को झांसा देकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम आयशा है और मैं 19 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी सलमा एक प्राइवेट स्कूल में गणित की टीचर है और मेरे अब्बू दुबई की एक कंपनी में है। वो 2-3 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब मैं घर आते हैं तब अम्मी बहुत खुश रहती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वह बहुत उदास हो जाती थी। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर अब्बू के दोस्त साकिब अंकल का था। साकिब अंकल अब्बू के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से
किराया नहीं लिया करते थे। साकिब अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थी। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग साकिब अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त साकिब अंकल आए थे। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चुपके से किचन में झांक कर देखा तो मैं देखती ही रह गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को साकिब अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 11 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। तकरीबन 3 घंटे ऐसे ही बिता दिया। मेरी आँख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 20 मिनट बाद मेरे कान में चूड़ियों की झांकने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी की कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और साकिब अंकल दोनों बातें कर रहे थे। साकिब अंकल ने कहा, सलमा, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर सलीम मेरे दोस्त अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी आयशा का ख्याल रखूं। साकिब अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था। अंकल भी उसके मन की बात समझ गए थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि साकिब अंकल लेटे हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ है? अंकल बोले, वह तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अंकल ने सिगरेट पीते हुए कहा, ठीक है, बना दो। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल मुझे पास में बैठने का इशारा करने लगे। मैं वहीं उनके पास बैठी गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सबका गई थी। अंकल को शायद यह मालूम पड़ गया था कि मैं अम्मी और उनकी बातें सुन रही थी। अंकल ने कहा, देखो आयशा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैं बिना कोई जवाब दिए अपना सर नीचे झुका लिया था। उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने में 19 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। फिर अंकल ने मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज में बोलो, अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, मेरी गुड़िया रानी। पर मैं शर्मा रही थी क्योंकि वह मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 10 बज रहे थे। साकिब अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी था। साकिब अंकल बोले, हाय सलमा, कैसी हो? इससे
मिलो, यह मेरा दोस्त नज़ीर है। अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था और साकिब अंकल कहने लगे, नज़ीर, यह मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी आयशा है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी और खिड़की से उनकी बातें सुनाने लगी। अर्श अंकल अम्मी को कमरे में लेकर गए थे और नज़ीर अंकल बरामदे में ही रुके हुए थे और बोले, सलमा, यह मेरा दोस्त है, नज़ीर है। आज रात यह हमारे साथ ही रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे लेकिन अम्मी को मनाने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। अम्मी परेशान से अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। साकिब अंकल बोल, मैं और नज़ीर बचपन के दोस्त हैं। मैं नज़ीर को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त सलीम की बीवी हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपने शंकर जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी आयशा भी है, वह क्या सोचेगी मेरे बारे में? अब वह छोटी नहीं रही है। साकिब अंकल ने कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वह बड़ी हो गई है, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गई। साकिब अंकल शायद शराब पी रहे थे, उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था। मुझे उनके कमरे से अब अकरम अंकल की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा जिसको अम्मी ने सुन लिया था। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत उदास हो? अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया। तो अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, उनको दुबई गए हुए 9 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। यह सब कहते हुए अम्मी का गला भर गया, उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उन्होंने पूरी सब बताई कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है और इसीलिए मैं कई रातों से अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ, जिसके लिए मैंने साकिब और नज़ीर दोनों से पैसे की मदद ली है, लेकिन अब मैं उन्हें लौटा नहीं पा रही हूँ और वह लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं मम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ था और वह बोली, बेटी तुम नाराज नहीं होना मुझसे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, इसमें नाराज होने वाले कौन सी बात है, ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज हो गई थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए, आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले से लगाया और महसूस किया कि मैं उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा हूँ, जो हमेशा से उनके पास था। उनकी अपनी बेटी इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की मान और सुरक्षा के लिए उन्हें
खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब मैं किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहूंगी जो उन्हें और उनके बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने नज़ीर अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब उनके साथ कोई और संबंध नहीं कर पाएंगी। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपने कमजोरी को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत थी जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की इन मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई अरमान, जो अभी 15 साल का है, अचानक से मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाएगा। वो हमेशा से हिम्मत वाला बच्चा था, मगर उस रात कुछ अलग था। उसने मुझसे आकर कहा, दीदी, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। आखिरकार वह मेरा छोटा भाई है और मुझे उसके डर का ख्याल रखना चाहिए। मैंने बिना किसी सवाल के उसे अपने पास सुला लिया। बचपन से ही मैंने उसे हमेशा अपने पास रखा है, उसे प्यार से संभाला है, इसलिए उसे उस रात अपने साथ सुलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस रात कुछ अजीब था, लेकिन मैं ज्यादा सोच नहीं रही थी। तबीयत थोड़ी भारी लग रही थी तो मैं जल्दी सो गई। रात के बीच में अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर जोर से बैठा है। झटका इतना तेज था कि मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि मैंने देखा कि अरमान भी बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ देख रहा हो, मगर वो मुझे घूर रहा था। मेरे भाई ने 2 बार कसकर पीछे से मेरा नाम समीरा है और हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई अरमान रहते हैं। शुरू से ही हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार और देखभाल से भरा था। वो हमेशा मेरे पास आता, मुझसे बातें करता और छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी मदद मांगता। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने उसके व्यवहार में कुछ अजीब से बदलाव महसूस किए। शुरू में मैंने सोचा कि ये बस उसकी किशोरावस्था के बदलाव होंगे। इस उम्र में बच्चे भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, तो मुझे लगा कि शायद यही वजह होगी। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उसका मेरे प्रति ध्यान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। वो हर वक्त मुझसे चिपकने की कोशिश करता और जब भी मैं उससे पूछती कि क्या बात है, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, मगर उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक और बार बार मेरे कमरे में आने की आदत ने मुझे असहज कर दिया था। जब भी मैं सोने की तैयारी करती, वो मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाता। उसकी निगाहें मुझ पर होतीं और मुझे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ उसका डर नहीं है जो उसे मेरे पास खींच रहा है। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, अरमान मेरे बगल में चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी निगाहें मुझे बार बार परेशान कर रही थीं, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा था। मुझे यह एहसास होने लगा कि वो सिर्फ मुझसे सुरक्षा की तलाश में नहीं है, बल्कि शायद कुछ और है जो उसे मेरे पास खींच रहा है। उसकी इस आदत ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या मैं उसकी भावनाओं को सही से समझ पा रही हूं? क्या ये सिर्फ उसका भोलापन है या फिर कुछ और? क्या मैं खुद ही ज्यादा सोच रही हूं या सच में कुछ गलत हो रहा है? मैंने कई बार सोचा कि उससे बात करूं, उसकी इन हरकतों के बारे में पूछूं, मगर हर बार मैं रुक जाती। आखिरकार वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही उसे ये महसूस कराना चाहती थी कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन साथ ही मुझे अपनी निजता का भी ख्याल रखना था। उसकी इन आदतों ने मुझे उलझन में डाल दिया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति को कैसे संभालूं। यह सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। अरमान का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। एक रात जब मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी, उसने अचानक कहा, दीदी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं ना? मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक तरह की बेचैनी दिखी। शायद उसने मेरी असहजता को महसूस कर लिया था। मैंने धीरे से कहा, नहीं, नाराज नहीं हूं,
पर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता दीदी, पर जब मैं आपके पास होता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अकेलेपन से डर लगता है। उसकी आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हो। उसकी बातों से अब साफ था कि ये सिर्फ डर का मामला नहीं था। उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ हो रही थी। मुझे ये समझ में आ गया था कि अब ये सिर्फ एक छोटे भाई का डर नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं में बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में वो खुद भी उलझन में था। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा और उसे समझाने की कोशिश की। देखो अरमान, तुम बड़े हो रहे हो और इस उम्र में कई चीजें बदलती हैं। ये सब समझना मुश्किल हो सकता है, पर हमें अपनी अपनी जगह की भी जरूरत होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब शायद हमें अलग अलग सोने की आदत डालनी चाहिए। मैंने ये बात बहुत ही नरमी से कही, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसकी जिद और नजदीकी बढ़ती ही जा रही थी। अब सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी वो मेरे आसपास ही घूमने लगा था। जहां मैं जाती, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। अगर मैं किचन में खाना बना रही होती, तो वह वहीं आकर बैठ जाता। कभी कभी बिना कुछ बोले बस मुझे देखता रहता। मैं महसूस कर रही थी कि उसकी उपस्थिति अब मुझे लगातार असहज कर रही थी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी जगह की भी जरूरत है, पर हर बार वो बात को हंसी में टाल देता। उसकी मासूमियत और भोलापन अब कहीं खो गया था, और उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे वो खुद भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता था कि उसे सीधे कुछ कहने से उसके दिल को चोट पहुंचेगी, इसलिए मैं हर बार नरमी से समझाती रही। लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो मेरी बात मानने से इनकार कर देता। मैं अब उलझन में थी कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मेरी खुद की निजता अब खतरे में थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो? मैं देख रही हूं कि तुम स्कूल की छुट्टियां भी बहुत करने लगे हो। ये बहुत गलत है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास के बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। मेरा सपना है कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन इस तरह वह सपना अधूरा रह जाएगा। तुम अपनी छुट्टियों की यह गलत आदत छोड़ो और स्कूल जाना शुरू करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में कहता, दीदी, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर लूंगा। मुझे ज्यादा उपदेश मत दो और ये कोशिश मत करो कि मैं घर से बाहर रहूं या दोस्तों के साथ खेलूं। मुझे अब इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आप बार बार मुझसे दूर करने की जिद मत किया करो। प्लीज। उस दिन किचन में जब मेरे भाई ने गुस्से में जवाब दिया तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। यह वही बच्चा था जो पहले हमेशा हंसमुख रहता था, दोस्तों के साथ खेलता था और पढ़ाई को लेकर बेहद उत्साही था। लेकिन अब ना सिर्फ उसने दोस्तों से दूरी बना ली थी, बल्कि स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि वह मुझसे भी अलग हटने को तैयार नहीं था। जहां भी मैं जाती, वह मेरे साथ रहने की कोशिश करता। उसके गुस्से भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया, पर साथ ही मुझे उसकी चिंता भी सताने लगी। आखिर क्या हुआ है उसे? क्यों वह अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहता? क्यों वह स्कूल नहीं जाना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों वह मुझसे अलग हटने से डरता है? उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता। उसे समझाना और उसकी भावनाओं को जानना जरूरी था। एक रात जब वह मेरे पास सोने के लिए आया, तो मैंने धीरे धीरे उससे बात करने की शुरुआत की। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहते थे, अब क्या बदल गया है? मैंने उससे प्यार से पूछा। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, दीदी, मुझे बस अब अकेले अच्छा नहीं लगता। जब मैं स्कूल में होता हूँ या दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो मुझे आप याद आती हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे दूर हो रही हो। उसके जवाब ने मेरे दिल को छू लिया। वह सिर्फ एक बच्चा था जिसने शायद यह महसूस किया था कि मैं बड़ी हो रही हूँ और धीरे धीरे उसकी दुनिया से दूर जा रही हूँ। उसका यह डर समझ में आने वाला था, लेकिन उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे थे वह सामान्य नहीं थे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और परेशान भी, क्योंकि वह अपनी आदत, स्वभाव और दिनचर्या से बिल्कुल हटकर व्यवहार कर रहा था। अब वह दिन भर घर में ही रहता और मुझे ऐसा महसूस होता कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। वह हर समय मेरे आसपास रहने लगा था, जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति मुझे परेशान कर रही थी, और फिर उसने रात में जो अजीब हरकतें शुरू कर दी, उससे मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी। जब भी मैं सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और कहता कि वह मेरे साथ सोना चाहता है।
पहले तो मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास सुला लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी हालत अजीब सी लगने लगी। उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगती। उसकी नजरें भी कुछ गलत संकेत देती थीं, जिससे मैं और भी परेशान हो जाती। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वह मुझे कहता, दीदी मैं ठीक हूं, बस आज अस्तबल में गया था और वहां बकरी का दूध पी लिया, इसलिए थोड़ी तबीयत अजीब लग रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाया, तुम पागल हो गए हो, जब घर में गाय का दूध है तो बकरी का दूध क्यों पी रहे हो? लेकिन वह इसे बहुत हल्के में लेता और कहता, कुछ नहीं दीदी, दोस्तों के साथ मजाक में पी लिया, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर किस तरह के लड़कों के साथ उसने दोस्ती कर ली थी कि वह इस तरह की हरकतें करने लगा था। और अब वह बड़ा हो रहा था, इसलिए अगर मैं उसे किसी भी बात के लिए डांट दूं तो वह मुझसे नाराज होकर लड़ाई करने लगता था। यह सब देखकर मैं बेहद चिंतित और परेशान हो गई थी। मैंने अपने छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। फिर एक दिन जब मैं आधी रात को प्यास के कारण जागी तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह घूरना मुझे बहुत परेशान कर गया। धीरे धीरे मैं उससे डरने लगी थी। फिर मैंने उसे एक दिन कहा, अब तुम बड़े हो रहे हो तो अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में बोला, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो इस घर से चला जाता हूं, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं कांप गई थी और तुरंत कहा, कहीं तुम घर छोड़ने की बात मत करना, अगर तुम्हें मेरे साथ ही सोना है तो तुम वैसे ही रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। मेरी इस बात पर वह चुप हो गया, लेकिन मैं भीतर से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था, यह सब मेरे लिए एक पहेली बन गया था। उसकी यह हरकतें मुझे बहुत अजीब लगने लगी थीं। अब उसकी नजरें मुझे दिन में भी परेशान करने लगी थीं। जब मैं घर के काम कर रही होती तब भी मुझे ऐसा लगता कि उसकी नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई हैं। वह मेरे पीछे पीछे ही रहता था। रात को सोते समय भी वह मेरे कमरे में आ जाता और कहता, मैं यही सोऊंगा। रातें अब मेरे लिए तनाव का कारण बन गई थी। मेरा भाई हर रात मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ सोने की जिद करता। पहले मैंने उसे छोटा समझकर अपने पास सुला लिया था, लेकिन अब उसकी हरकतें अजीब होने लगी थीं। वह बिस्तर पर लेटते ही बेचैन हो जाता, उसकी आंखें लाल हो जाती और उसका चेहरा तनाव से भरा होता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे घबराहट में डाल रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और उससे धीरे से पूछा, क्या बात है, क्यों जाग रहे हो? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं दीदी, बस नींद नहीं आ रही है। उसकी बातों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। मुझे अब डर सताने लगा था कि यह मामला कुछ और ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति से निपट मेरे भाई का इस तरह का व्यवहार मेरे लिए असहनीय होता जा रहा था। मैं उससे डरने लगी थी, लेकिन एक बहन के तौर पर मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अगर वह मेरे साथ सोना चाहता है तो उसे सो जाना चाहिए, लेकिन वह जागता रहता और मुझे घूरता रहता। उसकी इस हरकत से मैं बेहद परेशान हो गई थी। फिर एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई थी और मेरे हाथ पैरों में पसीना आने लगा था। मेरा दम घुटने लगा था, सीने में दबाव महसूस हो रहा था और लाख कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। न तो मैं अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत जुटा पा रही थी कि वह जागते हुए क्या कर रहा है और वह मुझे घूरता क्यों रहता है। मैं पूरी तरह से घबराहट का शिकार हो चुकी थी और अब अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी। अब मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव किसी भी तरह से ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जो भी था वह बहुत गलत था। फिर एक दिन मेरे सामने अपने भाई की असलियत आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। उस सच्चाई को जानकर मेरा दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और घटिया हरकत का मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे भाई ने की थी। उसकी हरकत ने मुझे जीते जी मार डाला था और मैं बहुत दुख और तकलीफ में पड़ गई थी। जो कुछ भी हुआ वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि बाद में मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास न करूं। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी और फिर नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंख खुल गई और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे भाई ने 2 बार कसकर पीछे से मेरी हम 2 ही बहन भाई थे और हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे मम्मी पापा बहुत जल्दी ही हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं उस समय 10 साल की लड़की थी और मेरा भाई 5 साल का था। एक दिन हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजकर अपने किसी जानने वाले के घर गए थे जहां किसी की मौत हो गई थी। वापस लौटते समय उनका बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मौके पर ही चल बसे। मैं उस समय अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और यह खबर दी। यह खबर सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी और मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे और उनकी मौत ने मुझे बुरी तरह झक छोड़ दिया था। मैंने बहुत रोया। मेरी चीखें और तड़पने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। लेकिन मेरा छोटा भाई जो मेरे मम्मी पापा का लाडला था, उनकी मौत से बेहद सदमे में चला गया था। वह इतना सहम गया था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। परिवार के सभी लोग जैसे तैसे उसे रुलाने में कामयाब हुए, लेकिन जब वह रोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला हो। मैं अपने सारे काम भूल गई थी क्योंकि मेरे भाई की उम्र ही क्या थी और उसे इतनी कम उम्र में माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ रही थी। वह अभी तक मम्मी पापा के साथ ही सोता था और उनके बिना रहना उसके लिए बेहद कठिन हो गया था। उनकी मौत के बाद मेरे भाई की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे दौरे पड़ने लगे थे, जो कि बहुत खतरनाक था। मेरे चाचा ने उसे एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसे नींद की दवाइयां दिलवाना शुरू कर दिया। वह ज्यादातर समय बेहोश रहता था और उसे होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन थे, एक हमारा और एक चाचा का। चाचा के 2 बेटे और एक बेटी थी। चाचा की बेटी के 2 बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी, इसलिए चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझ पर ही पूरा करते थे। ये बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जब भी चाचा मुझे प्यार करते तो उन्हें लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक छीन रही हूं। लेकिन चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे लगाव रखते थे और उन्हें मेरी और चाचा की बातें करना बुरा नहीं लगता था। फिर भी चाची मुझसे नफरत करने लगी थी। मेरी माँ के रहते चाची कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि मेरी माँ अमीर घराने की बेटी थी और एक ऑफिस में नौकरी करती थी। इस वजह से चाची मेरी माँ से दबी हुई रहती थी। मगर मम्मी पापा के निधन के बाद चाची को मौका मिल गया और उन्होंने अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकालनी शुरू कर दी। जब भी चाचा हमारी तरफ आते तो चाची भी पीछे पीछे चली आती और मुझे बातें सुनाती। वे कहती कि मैं अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे अपने और अपने भाई का ख्याल खुद रखना चाहिए और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। मुझे चाची की बातें हमेशा से बहुत दुख देती थीं और चाचा भी उनकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। चाची जब भी कोई शिकायत करती तो चाचा उन्हें समझाते समझाते थक जाते, पर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वह उनकी पसंद की बीवी थी। मैं अभी अपने मम्मी पापा की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि चाची की कठोर बातें और उनके रव ने मुझे और भी ज्यादा तोड़ दिया। इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। मैं दिन रात रोती रहती और मम्मी पापा को याद करती कि उनकी जिंदगी में हम कितनी खुशी से जी रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही उलट गई हो और मुझे इस छोटी उम्र में ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह कहानी 2 अनाथ भाई बहन की है जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उनके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। इस हादसे के बाद बड़ी बहन के कंधों पर छोटे भाई की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव, कठिनाइयां और सामाजिक दबावों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। इस कहानी से यह समझ आता है कि जब परिवार के सदस्य कठिन परिस्थितियों में होते हैं तब उन्हें एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई की देखभाल और उसकी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए हर संभव कोशिश की। परिवार का प्यार और देखभाल सबसे बड़ी ताकत होती है, खासकर मुश्किल समय में। कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में कुछ समय ऐसा आता है जब बच्चों को भी जल्दी परिपक्व होना पड़ता है और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। बड़ी बहन ने अपने माता पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाईं, जो दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी क्षमता के अनुसार खुद को मजबूती से संभालना चाहिए।
छोटे भाई के मनोवैज्ञानिक बदलावों को समझते हुए बहन ने धैर्य से उसकी भावनाओं को समझा और उसे मदद करने की कोशिश की। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर तब जब वे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। कहानी में चाची के कटु व्यवहार से यह पता चलता है कि कभी कभी हमारे अपने रिश्तेदार भी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। बहन ने धैर्य और समझदारी से इन कठिनाइयों का सामना किया और अपने भाई के साथ खड़ी रही। समाज में रहना और रिश्तों की जटिलताओं से निपटना एक कला है जिसे हमें सीखना पड़ता है। छोटे भाई को माता पिता की मृत्यु के बाद मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति भावनात्मक या मानसिक समस्या से जूझ रहा हो, तब उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और समय पर चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। बड़ी बहन ने जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और सहनशीलता दिखाई। उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इससे यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। परिवार के प्रति जिम्मेदारी, धैर्य, सहनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना और सही फैसले लेना ही सच्ची ताकत है। अगर आपको कोई विशेष बात पसंद आई तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपके लाइक और प्रतिक्रिया से मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि आपको किस तरह की कहानियां और भी पसंद आ सकती हैं। धन्यवाद।